जय हिंद टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ और आज है 21 जनवरी 2023 सैटरडे। और आज का जो न्यूज़ पेपर डिस्कशन कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस तरह है। जो पहले पेज पे जो आर्टिकल दिया हुआ है, वी डिडंट वेट डिड वाट वाज राइट टू हेल्प श्रीलंका जयशंकर। तो जयशंकर जी मिले हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से उनके हेल्प के लिए, और श्रीलंका ने रेज किया था कि उनको हेल्प चाहिए थ्रू IMF, और IMF से रिलेटेड हम देखेंगे। और ये देख लें, ये मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है नेबरहुड पॉलिसी में, और प्री से परस्पेक्टिव से इसमें IMF जो दिया हुआ है, जो हेल्पिंग नेचर IMF का 2.9 मिलियन जो पैकेज दे रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला आर्टिकल न्यूज़पेपर, दैट इज़ डिस्कशन जो हम करेंगे हिंदू का। जो पहला आर्टिकल है वो IMF से रिगार्डिंग है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी कवर करता है। और IMF का हम ओवरव्यू देख लेंगे। IMF का मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो UPSC के बैक ईयर का क्वेश्चन है, उसमें मैंने डिटेल्स बताया कि IMF है क्या, उसमें फाइनेंसिंग असिस्टेंस क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस क्या है, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो। IMF का जो गठन हुआ था, दैट एस्टेब्लिशमेंट इन 1994 इन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और श्रीलंका की बात करें, अब इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि श्रीलंका को चाहिए पैसे IMF के द्वारा। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी मेंबर है 1955 का, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और असिस्टेंस की बात करें फ्रॉम हेल्पिंग ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो ये दो तरह के असिस्टेंट देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट में डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलाता है IMF कि कोई भी कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्राइसिस में झेल रहा है तो उसको वो सपोर्ट करेगा। और एक चीज़ याद रख लें IMF का कि ये स्पेशल ड्राइंग राइट भी इशू करता है। और फाइनेंशियल एश्योरेंस मीन्स क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहा है कि इंडिया फाइनेंशियल एश्योरेंस दे रहा है IMF को कि आप लोन दे सकते हैं उसको। तो इंडिया ने तो फाइनेंशियल एश्योरेंस साइन करके भेज दिया है, चाइना ने नहीं भेजा है, जापान ने नहीं भेजा है। तो फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक्चुअली ये होता है कि किसी कंट्री को अगर चाहिए, अगर डेप्ट मैनेजमेंट वो डेप्ट में जा रहा है कंट्री, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो उसका जो नेबरिंग कंट्री है उससे जो लेन देन करता था, वो जो कंट्रीज़ है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये बहुत सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और बहुत सारा क्रेडिट फैसिलिटी दिया है श्रीलंका को। तो ये एश्योरेंस भेजेगा, और ये मेंबर भी है IMF का, तो ये एश्योरेंस भेजेगा कि हाँ आप दे सकते हैं पैसा। तो उसके बाद फिर IMF फंड रिलीज करेगा। तो फाइनेंशियल एश्योरेंस जो है इंडिया ने साइन करके भेज दिया, चाइना और जापान अभी बचा हुआ है। IMF 3 रिपोर्ट जारी करता है, जो कि 2 रिपोर्ट आपने सुना होगा कि बड़ा फेमस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और तीसरा जो है जो अभी तक पूछा नहीं गया है एग्जामिनेशन में, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये आप याद रखें रिगार्डिंग IMF। और IMF के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, UPSC का जो करंट अफेयर का वीडियो है, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि कोटा सिस्टम कैसे है और कोटा में क्या है, SDR में कितने करेंसी उसमें काउंट होते हैं, 5 जो परमानेंट करेंसी है वो देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया फाइन 30 lakhs पायलट सस्पेंडेड ओवर मिड एयर यूरिनेटिंग रो। और ये DCGA है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन सिविल एविएशन, उसने फाइंड किया है 30 लाख का एयर इंडिया पे, जो कि इंसिडेंट हुआ था, जो कि शंकर मिश्रा एक उसने यूरिनेट कर दिया था एक वुमेन के ऊपर, न्यू दिल्ली से जो फ्लाइट जा रही थी न्यूयॉर्क के लिए, नहीं न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए जो फ्लाइट आ रही थी जी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तो इसमें DGCA जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि मुझे ये आर्टिकल में बस यही लगा कि थोड़ा DGCA के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा दोस्तों DGCA के बारे में, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्टेचुरी बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी भी इसको कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ें रेगुलेट करता है। दूसरे नंबर पे ये जो बिल था, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो आया अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। और DGCA का कुछ काम है जो इंपॉर्टेंट वर्क है, सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट को सर्टिफाइड करता है, और लाइसेंस टू पायलट, लाइसेंस टू एयर ट्रैफिक इंजीनियर, और इन्वेस्टिगेट द केसेस एक्सीडेंट और एनी वायलेशन केसेस ऑफ रिगार्डिंग द एयरप्लेन और एयरपोर्ट्स और एनी अदर अथॉरिटीज़। तो ये करता है DGCA काम। ये रहा छोटा सा आर्टिकल है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें कि स्टेचुरी बॉडी जब भी होता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट आप देख लें, अगर कोई भी ऑप्शन में रहे सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट डन बाय DGCA तो हाँ सही है, लाइसेंस टू द पायलट इज डन बाय DGCA तो हाँ ये भी सही है, क्योंकि ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है UPSC के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो ये आप माइंड में रखें। नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसीज मॉडल इज स्टॉलिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की बात चल रही है, तो जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है वो बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है सबको प्रोडक्शन बनाने के लिए। और ये देखें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मेड इन इंडिया एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल, ये है एक्चुअल बायोडिग्रेडेबल या नहीं। बायोडिग्रेडेबल का मीन्स है कि 90% उसमें अचीव करना चाहिए जो टेस्ट होता है हमारा
जो BIS कंडक्ट करवाती है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंडक्ट करवाती है, उसमें 90% उसमें अचीव करना चाहिए, उसका टेस्ट पास होना चाहिए अबाउट 90%, तभी वो बायोडिग्रेडेबल माना जाएगा। और BIS ये करती है कंडक्ट। तो BIS के बारे में हम जानते हैं पहले। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो स्टेचुरी बॉडी है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर BIS एक्ट, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। तो अभी कोई भी प्लास्टिक अभी जो बन रहा है वो बायोडिग्रेडेबल अभी 100% अचीव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 90% तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ भी देखें जो ये जो दिया है, यहाँ देखें जो 90% यहाँ पे दिया हुआ, 90% डिग्रेडेशन इज वैलिड, देयर इज अनफेयर इज नाउ इन द रूल्स दैट डजंट से दैट इंटरिम मींस 90% डिग्रेडेशन। ये देख लें, तो ये चल रही है बात, इंटरिम टेस्ट फेल कर जा रहा है जो बायोडिग्रेडेबल हमारा प्लास्टिक जो भी बन रहा है। तो ये रिलेटेड था BIS, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैंने बताया आपको। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो कि डिग्रेड हो जाए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, क्लेसेस इन लीमा एज 1000 रैली अगेंस्ट पेरू गवर्नमेंट। तो पेरू गवर्नमेंट पे अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, जो कि पेरू का कैपिटल है लीमा। तो पेरू का हम मैप में देख लेते हैं। ये रहा पेरू का मैप, और पेरू का मैप याद रखने के लिए मैंने नेबरिंग कंट्रीज जो बताया था आपको, BBCCE पहले की वीडियो में बताया था, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। BBCCE करके बताया था, B फॉर ब्राज़ील, फिर B फॉर बोलोविया, C फॉर चिली, फिर C फॉर कोलंबिया, और E फॉर इक्वाडोर। तो इसको सीक्वेंस से याद रख सकते हैं, BBCCE, BBCCE। ये है पेरू का नेबरिंग कंट्री। पेरू का कैपिटल लीमा है, और पेरू में एक लेक है, टिटिकाका लेक।